नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मणिपुर 50 दिनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर पर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी ऐसे समय बुलाई है जब पीएम देश में नहीं है। इससे यह साफ है कि पीएम के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। बता दें, पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर बिल्कुल चुप रहे हैं और नेताओं से मुलाकात और जनता से शांति की अपील भी नहीं की है। केंद्र सरकार ने आखिरकार मणिपुर के हालात पर विचार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की 24 जून को बैठक बुलाई है। मणिपुर 3 मई से जातीय हिंसा से प्रभावित है। अभी तक 110 से अधिक जानें जा चुकी हैं। 250 से ज्यादा चर्च जलाए जा चुके हैं। हजारों घरों को फूंक दिया गया है। कुकी आदिवासी तमाम क्षेत्रों से पलायन कर गए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार शाम ट्विटर पोस्ट में कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा नई दिल्ली में शाह से मुलाकात के तुरंत बाद हुई है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट यानी IPI ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाने का आह्वान किया है। मीडिया संघ ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताई है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में महत्वपूर्ण पत्रकारों के खिलाफ कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल आम हो गया है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय आधिकारिक राज्य की यात्रा पर अमेरिका में हैं। मीडिया संघ ने कहा है कि बाइडेन को इस अवसर का उपयोग भारत में प्रेस की आज़ादी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए करना चाहिए, जिसमें कश्मीरी पत्रकारों की दुर्दशा और आलोचना करने वाले पत्रकारों को चुप कराने के लिए कानून का दुरुपयोग शामिल है। इसने कहा है कि मोदी को देश में प्रेस की आज़ादी के लिए माहौल में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर करना चाहिए। बता दें, IPI ने कहा है कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से 1 दशक में मीडिया पर कार्रवाई आम हो गई है। IPI ने पिछले महीने मोदी को एक खुला पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें उनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया था। यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया था कि भारतीय जनता विविध स्वतंत्र समाचार और जानकारी प्राप्त करने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सके। अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भले ही भारतीय मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रॉयटर्स जैसी न्यूज एजेंसी, अमेरिकी अखबार और सोशल मीडिया पर वहां के प्रदर्शन के फोटो छाए हुए हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में रहने वाले मणिपुर अमेरिकी लोगों ने भी अलग से प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी पर मणिपुर को आग में झोंकने का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी को क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा फोटो दिखाया गया है। भारत के राजनीतिक बंदियों का मामला भी कई पोस्टर और बैनरों में उठाया गया है। इसमें छात्र नेता रहे उमर खालिद प्रमुख हैं। ऐसा ही एक पोस्टर और होर्डिंग में राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा गया है कि वो भारत के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं कि छात्र नेता और एक्टिविस्ट उमर खालिद पर बिना मुकदमा चलाए 1000 दिनों से भी ज्यादा क्यों जेल में रखा गया है। अमेरिका में रह रहे मणिपुर के लोगों ने अलग से प्रदर्शन किया है। इसमें मणिपुर पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया गया है। यह प्रदर्शन कुकी आदिवासी समुदाय के परिवारों का है, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी मणिपुर में रहने का मौका दिया जाए। मणिपुर के कुकी लोगों का अमेरिका में प्रदर्शन बहुत मायने रखता है। पहली बार इस समुदाय ने इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। अमेरिका के तमाम पत्रकार संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं ने भारत में प्रेस की आज़ादी खतरे में पड़ने का मुद्दा उठाया। प्रमुख अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने वहां की 8 मीडिया संस्थाओं की अपील प्रकाशित की है। इस संबंध में जारी एक पोस्टर में उन पत्रकारों को दिखाया गया है जो भारत की विभिन्न जेलों में कैद हैं या नजरबंद हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को प्रेस यानी पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है और इसे बड़ी बात करार दिया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हम आभारी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के अंत में एक प्रेस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और हमें खुशी है कि वो भी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। किर्बी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट ऐसा है कि उसमें एक प्रश्न अमेरिकी प्रेस से है और एक प्रश्न एक भारतीय पत्रकार की ओर से पूछा जाना शामिल होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार विश्व भर के अन्य नेताओं के साथ हुई व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंसों को अब तक सख्ती से कंट्रोल किया जाता रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी जो बाइडेन और उनके मेहमानों से पूछे जाने के लिए पहले से ही अमेरिकी और विदेशी मीडिया से पत्रकारों को नामित करते हैं और बहुत सीमित संख्या में सवालों की अनुमति दी जाती है।
बता दें, कभी कभार दिए गए व्यक्तिगत इंटरव्यू को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने एक भी प्रेस वार्ता को संबोधित नहीं किया है। हरियाणा में भाजपा और उसके गठबंधन के सदस्य जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के बीच दरार पैदा हो गई है। हाल ही में अमित शाह ने घोषणा की थी कि भाजपा हरियाणा की सभी 10 सीटों पर लड़ेगी और जीतेगी, लेकिन आज 22 जून को जेजेपी नेता और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जेजेपी सभी 10 सीटों पर लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने आज गुरुवार को भिवानी में संवाददाताओं से कहा, ना तो हम भाजपा को रोक सकते हैं और ना ही भाजपा हमें रोक सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने की तैयारी कर रही है। बता दें, महिला पहलवानों के मुद्दे पर हरियाणा के जाट भाजपा से बेहद निराश हैं। ऐसे में वो जाट नेतृत्व वाले दल को ही 2024 में वोट डालेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही या आसपास हो सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के फैसले से ये होगा कि जाट मतदाताओं के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अजय चौटाला दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी होगी, यानी जाट वोट बन सकते हैं। इससे बीजेपी को सीधे फायदा होगा, मतलब ये बीजेपी की रणनीति भी हो सकती है। ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव जैसी फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइटों के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है। उनकी जवाबदेही तय करने के लिए एक विधेयक में इसका प्रावधान किए जाने की तैयारी है। अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसी वेबसाइटें बिना रजिस्ट्रेशन के फैक्ट चेक क्या कर पाएंगी? तो सवाल है कि फेक न्यूज़ का क्या होगा? क्या सरकारी एजेंसी या फिर सरकार द्वारा मंजूर वेबसाइट ही फैक्ट चेक कर पाएंगी? बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन फैक्ट चेक करने वाले प्लेटफॉर्मों को अधिक जवाबदेह बनाने की सरकार की योजना है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से यह खबर जारी की है। इसने कहा है कि पता चला है कि इस उपाय को आगामी डिजिटल इंडिया बिल के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में विचार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट तब आई है जब पिछले कुछ समय से केंद्र ने ऑनलाइन फैक्ट चेक वाली सामग्री पर शिकंजा कसने का प्रयास किया है। इस साल के अंत में प्रमुख राज्यों में चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा उन लोगों को प्रमाण पत्र वितरित करेगी जो प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और पहल की सराहना करते हैं। पार्टी बुधवार को देवबंद शहर में लगभग 150 मुसलमानों को मोदी मित्र प्रमाण पत्र देगी, जो शहर में इस्लामी अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के चुनिंदा 65 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा काम किया जा रहा है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। बीजेपी ने इसके लिए हर एक विधानसभा में 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए देश के 65 लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक प्रभारी और 30 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ये भाजपा कैडर बेस से परे अल्पसंख्यकों तक पहुंचने का एक प्रयास है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के मानवाधिकारी समता मूल्यक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गजर से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में लोकसभा के 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाते हैं, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि वो यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? बिहार की राजधानी पटना में कल यानी 23 जून को विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होनी है। बैठक से पहले तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बैठक में कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक कई विपक्षी दल शामिल होने वाले हैं। विपक्षी नेता एक दिन पहले ही पटना पहुंचने भी लगे हैं। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी पटना पहुंच गई हैं। बता दें, जब 23 जून को बिहार की राजधानी में कई विपक्षी सियासी दल जुड़ेंगे तो इसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक तरह की नैतिक जीत माना जाएगा। बता दें, वो एनडीए को छोड़कर बिहार में ग्रैंड अलायंस सरकार बनाने के बाद से बड़ी तादाद में गैर भाजपा दलों को एक साथ लाने के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।
23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल नहीं होंगे। रालोद अध्यक्ष ने इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपने पूर्व में निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बैठक को अपना समर्थन भी दिया है और कहा कि विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की मांग है। इसके साथ ही उन्होंने इस बैठक के लिए सीएम नीतीश कुमार को अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।